Hello everyone, I would like to discuss diabetes mellitus today. This is also called diabetes generally. ओके, कहीं कहीं से TM भी लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस। अब बात आती है कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। तो ये है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस चीज़ का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भाई? ये है फ्यूल का। मोस्ट कॉमनली फ्यूल कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर डायबिटीज, ठीक। अच्छा, हमने जब सुना होगा, हमेशा सुनते हैं कि भैया इनको डायबिटीज़ हो गया है, मतलब इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ गया है। अब ये ग्लूकोज बढ़ता क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में आफ्टर ब्रेकडाउन। तो कई सारी साइकिल्स होती हैं, वो एक अलग बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराने के लिए या फिर याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। ऐसे ही जो अपना फैट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल। और तीसरा जो चीज़ है प्रोटीन, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमाइनो एसिड में, लास्ट प्रोडक्ट, ठीक। तो फैट जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में। तो यही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके नाते क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है, और जब ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, सॉरी, ये ब्रेकडाउन तो करता है, आई एम सॉरी, ब्रेकडाउन तो करता है, बस ये ग्लूकोज जो होता है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। अब इसको मेटाबोलाइज करता कौन है? इसको मेटाबोलाइज करता है इंसुलिन। इंसुलिन, अब भाई इंसुलिन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। अब ये पेप्टाइड हार्मोन है तो बनता कहाँ से है? पहली चीज़, हमारी बॉडी में आता कहाँ से? यहाँ से एक चीज़ आ गई। तो जो इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है ये बनता है, बॉडी का अपने एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज, ओके। इस पैंक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। यही जो बीटा सेल्स होती हैं यही बनाती हैं इंसुलिन को। और जो ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लोअर करता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये बनता कहाँ से है? बीटा सेल से, ठीक। ऐसे ही जो गामा सेल है वो बना देती है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन इसकी बात। और ये जो अल्फा सेल है ये बना देती है आपका ग्लूकेगॉन, ठीक है। चूँकि हम डायबिटीज़ मेलाइटस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे इंसुलिन पे और उसके फंक्शन पे, ठीक। तो एक चीज़ हमारी क्लियर हुई कि बनता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से, और उसका काम क्या है? ग्लूकोज को बॉडी में लोअर करना। मतलब अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में तो उसको कम करने का काम जो करेगा वो करेगा इंसुलिन करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आ गई कि भाई इंसुलिन बन तो गया, इंसुलिन सेल ने बना तो दिया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो देगी कैसे, वो सिक्रीट कैसे होगा अपनी सेल से? तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मैं बताना चाहूँ कि ये सपोज करो कि मैंने बनाया पैंक्रियाटिक सेल, पैंक्रियाज की कोई सेल है, ठीक है।
और ये सपोज करो कि मैंने ऐसे सिंपली बना दिया, अपनी बॉडी है ये जो पैंक्रियाज की सेल है इसमें 3 टाइप के दरवाजे हैं। ओके, इसमें जो है 3 टाइप के दरवाजे हैं। इस दरवाजे का नाम जो है वो है GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT। ठीक, ये जो है पोटेशियम डिपेंडेंट ATPase चैनल है, KATP चैनल। ठीक, और ये कैल्शियम चैनल है। ठीक, ये है कैल्शियम चैनल। ठीक, अब बॉडी में क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट हमने इनटेक किया। ये कार्बोहाइड्रेट बना क्या, लास्ट में ग्लूकोज बना। अब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता जाएगा तो बॉडी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा तो ये ग्लूकोज क्या हुआ, पहुंचा पैंक्रियाज में। ठीक, पैंक्रियाज के पास पहुंचा। GLUT मतलब नाम ही से पता है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करा किसके अंदर, पैंक्रियाज के अंदर। ग्लूकोज पहुंच गया पैंक्रियाज में, पहुंचा। अब ये ग्लूकोज क्या हुआ कि फिर से ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, और वो बनाता है ATP। ठीक, लेकिन जो ये ब्रेक डाउन होता है वो एनएरोबिक कंडीशन होती है। एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक रिएक्शन में, रिएक्शन बोलो यहाँ पे, सॉरी, एनएरोबिक रिएक्शन से, एनएरोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ATP में। ठीक, अब ATP प्रोडक्ट बना यहाँ पे, तो ये ATP क्या किया कि ये जो चैनल है पोटेशियम डिपेंडेंट ATPase चैनल, इसको इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसको इसने ब्लॉक कर दिया, जिसके नाते क्या हुआ कि ये जो पोटेशियम था जो सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहा था, ये क्या हो गया, नहीं होगा अब, क्योंकि इसने चैनल को ब्लॉक कर दिया। तो अंदर का पोटेशियम अंदर, बाहर का पोटेशियम बाहर, तो जिसके नाते क्या हो रहा है कि अंदर सेल के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर जो है पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जा रहा है, प्लस 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 चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। और उधर क्या हो रहा है कि निगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, मतलब प्लस उधर कम हो रहा है, इसका मतलब निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया डीपोलराइजेशन, आयंस का डीपोलराइजेशन हो गया। और जैसे ही ये डीपोलराइजेशन हुआ तो वो इट लीड्स टू कॉज ओपन अप द कैल्शियम चैनल। ठीक है, यहाँ से खुल गया आपका कैल्शियम चैनल, और यही कैल्शियम जैसे ही एंटर करा पैंक्रियाज सेल के अंदर, तो इसने क्या किया कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे कैल्शियम अंदर आता जाएगा वैसे वैसे इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो होता जाएगा, और ये इंसुलिन सिक्रीट होकर के फिर अपनी बॉडी में पहुँचे, मतलब पैंक्रियाज सेल से निकल के बाहर आएगा और ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करेगा। तो ये रहा कि सिक्रीशन कैसे होता है इंसुलिन का, बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है, और सिक्रीट कैसे होता है। ठीक, अच्छा, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या है कि अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो है वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे क्या इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस अगर मैं करूं तो सबसे पहले जो अपना डायबिटीज़ है ये है 2 तरह का। ठीक, यहाँ पे बताता हूँ, जो डायबिटीज़ है ये है 2 तरह की। पहला डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। अब भाई टाइप 1 और टाइप 2 क्या है,
ठीक है। टाइप 1 वाला जो है इनको हम बोल देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। नाम से पता चल रहा है इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है और ये नॉन डिपेंडेंट है। मतलब जिन भी पर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होगा उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत होगी, वो इंसुलिन पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है। और जो टाइप 2 वाले लोग होंगे वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो केस है डायबिटीज़ टाइप 1 मेलाइटिस का, वो 10 to 20% ही केस है। मोस्ट कॉमनली जो है 80 to 90% लोग जो हैं वो डायबिटीज मेलाइटिस 2 के हैं, ठीक है। इनके पास अगर ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है तो इनके पास क्या ऑप्शन है, इनके पास ड्रग्स का ऑप्शन है। ये ड्रग दवाएं लेकर के भी इनका काम चल सकता है। लिखा तो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, बट एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है लास्ट में, अब मैं जब ट्रीटमेंट की बात करूँगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट स्टेज में, जब ये अपने लास्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं तो इन्हें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। विदाउट इंसुलिन इनका भी काम नहीं चल पाता, बट इनके पास एक शुरुआत में ऑप्शन होता है कि ड्रग से कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इंसुलिन देना ही देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंसेस की बात कर लें तो ये 10 to 20% केसेस में होता है और 80 to 90% मोस्ट कॉमनली लोग यही होते हैं। ये जनरली क्या होता है कि चाइल्ड में होता है, मतलब less than 20 ईयर, 20 साल से कम लोगों में ये हो जाएगा। और ये जो होता है एडल्ट में होता है, मतलब more than 30 ईयर ऑफ एज, ठीक। एक चीज़ ये क्लियर हुई। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है उसके हम अपीयरेंस की बात करते हैं, तो जो बॉडी वेट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल बॉडी वेट होता है, या लो होता है, दुबला पतला सा होगा, ठीक। इसमें जो लोग होते हैं वो ओबीज होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, ठीक है, ओबीज लोग होते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आप पहले, सबसे पहले वेट कम करो, ठीक है। वेट कम करने के बाद मेटाबॉलिज्म आपका वैसे ही सही हो जाएगा। तो ये ओबीज लोग होते हैं। अच्छा, ये तो रहा फिजिकल अपीयरेंस इनका, जनरल चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ बायोकेमिकल की। बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या हैं इन दोनों में। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई नाम है इनका इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब कि उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, बाहर से हमें इंसुलिन देना पड़ रहा है। तो इंसुलिन कब देना पड़ेगा, जब शरीर में, बॉडी में इंसुलिन बने ही ना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। और वहाँ पे इंसुलिन बनेगा क्यों नहीं, दो कंडीशन है। या पैंक्रियाज में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, पैंक्रियाज की मान लो सर्जरी हुई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ आ गए तो जिसके नाते वहाँ पे नहीं बना। मान लो पैंक्रियाज सही सलामत है, मतलब उसकी कोई सर्जरी नहीं हुई है बाय द वे, बट जो बीटा सेल है इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। मान लो अल्फा और गामा सेल काम कर रही है, बीटा सेल में कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी आ गई जो कि इंसुलिन बना नहीं रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। तो जो है बायोकेमिकल में अगर हम देखते हैं, अगर हम इंसुलिन टेस्ट कराते हैं, इंसुलिन देखते हैं, तो इंसुलिन जो होगा वो हमेशा अब्सेंट होगा। इंसुलिन जो है वो अब्सेंट है, क्यों, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्ट कर गई है, टूट गई है, और जिसके नाते इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो डायबिटीज़ में टाइप 1 वालों पेशेंट में नहीं हो पाता है। इसमें क्या है, अगर देखते हैं तो या तो इम्पेयर्ड हो रहा है प्रोडक्शन, इम्पेयर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन, एक कंडीशन तो ये हो गई, जितना चाहिए उतना ना बन रहा हो। दूसरी कंडीशन, उतना बन रहा हो लेकिन जहाँ पे उसे काम करना है, जहाँ से वो बन रहा है और जहाँ पे उसे काम करना है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ जाए। तो रेजिस्टेंस डेवलप बिटवीन
बीटा सेल एंड कहाँ पे, टारगेट सेल, जहाँ पे उसे काम करना है। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़, अगर हम प्लाज्मा इंसुलिन देखते हैं, प्लाज्मा इंसुलिन देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि एब्सेंट होता है, क्योंकि बनना ही नहीं। और इनमें क्या होगा, प्लाज्मा इंसुलिन या तो नॉर्मल होगा या फिर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि चूँकि जब इसमें इंसुलिन बन नहीं रहा है तो इसमें इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी, इंसुलिन जो है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड, और इसमें जो है इंसुलिन यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट स्टेज में वही, मैं जब ट्रीटमेंट में जाऊंगा, ट्रीटमेंट पार्ट को कवर करूंगा, तो उसमें देखोगे भैया आपकी इंसुलिन देना पड़ जाता है। ठीक है, ठीक। अब ये तो हो गया इनके डिफरेंसेस की बात। अब आ जाते हैं कि इंसुलिन देते कैसे हैं, कहाँ कहाँ देते हैं, तो इस चीज़ पे भी डिस्कस करूँ। मोस्ट कॉमन साइट की ही बात करूँगा फ़िलहाल मैं यहाँ पे। तो इंसुलिन जो है वो हमेशा देंगे हम इंजेक्शन के थ्रू। कौन सा टाइप का इंजेक्शन होगा यहाँ पे, सब क्यूटेनियस टाइप, मतलब स्किन में लगेगा। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ कहाँ है इनकी, तो मोस्ट कॉमन साइट की अगर बात कर लेते हैं, जो हम मोस्टली प्रीफर करते हैं अभी, वो है एब्डोमेन। पूरे एब्डोमेन पे कहीं भी लगा सकते हैं एक्सेप्ट अम्बलाइकस एरिया को छोड़ के। अम्बलाइकस पे क्यों नहीं लगा सकते, सब क्यूटेनियस का मतलब है स्किन में देना, तो पूरे स्टमक की जो स्किन है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक जितनी थिकनेस है इसका सब कुछ सेम। लेकिन अम्बलाइकस के पास क्या है कि इसमें जो है स्किन की फोल्डिंग जो है वो क्या है कि मान लो कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो ये जो है यहाँ पे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, तो इस एरिया को हम छोड़ देते हैं और उसके अलावा पूरे एब्डोमेन पे कहीं लगा सकते हैं। पहली चीज़ एब्डोमेन पे। दूसरा चीज़ कहाँ, लेटरल साइड ऑफ द थाई। थाई पे या तो आप एंटीरियर लगा लो सीधा सा, या फिर आप लेटरल साइड से लगा लो। अगर ये थाई है तो आप या तो इधर सीधा लगा लो या फिर आप लेटरल साइड से लगा लो। तो ये हो गई साइट, मोस्ट कॉमनली साइट यही यूज़ हम करते हैं। ठीक है, और भी साइट हैं बट जो मोस्टली यूज की जाती है यही है। 90% लोग एब्डोमेन पे ही यूज करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो नॉन मेडिकोज लोग होते हैं शायद उन्हें ये कंफर्म नहीं हो पाता कि एब्डोमेन और स्टमक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो स्टमक और एब्डोमेन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन एक, ऐसे एज्यूम करो कि एक ये झोला है, थैला है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे मोस्ट कॉमन स्टमक जो है वो एब्डोमेन के अंदर आता है। स्टमक है, लीवर है, स्प्लीन है, हाँ, किडनी है, मोस्ट कॉमन अपना पैंक्रियाज है। ठीक है, मतलब सारे आर्गन जो हैं वो हैं किसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर। मतलब एब्डोमेन एक ऐसे टाइप का झोला है और इसके अंदर जो है वो ऐसे ऐसे आर्गन, जो हर आर्गन का अपना जो है एक स्पेस होता है। ये सर्जरी का टॉपिक है। अब एब्डोमेन को जैसे हम क्या करते हैं कि 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपना जो है वो हर ऑर्गन का अपना पर्टिकुलर स्पेस होता है, वो सर्जरी में पढ़ते हैं। अगर हमें लीवर की बात करनी है तो लीवर कहाँ प्रेजेंट होगा, या फिर गैस्ट्रो मतलब पेट कहाँ प्रेजेंट होगा, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो फिक्स होता है। ठीक है, सारे बॉडी में वो फिक्स होता है, तो उस अलग से वो चीज़ कभी डिस्कस होगी।
तो अभी फ़िलहाल इतना देखो कि एब्डोमेन के अंदर ये सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो स्टमक और एब्डोमेन में अंतर ये है कि एब्डोमेन के अंदर स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टमक को ही एब्डोमेन नहीं बोलते हैं, ठीक है। बट मेडिकोज तो समझते हैं, नॉन मेडिकोज के लिए मैंने थोड़ा सा ये वो डिस्कस करा आगे से। तो इसको एब्डोमेन पे देंगे हम, कहाँ पे, अम्बलाइकस के अलावा कहीं भी दे देंगे, थाइस पे, एंटीरियर और लेटरल साइड ऑफ द थाइस, ये हम दे देते हैं, ठीक। अब आगे बात करूँ मैं कि जैसे यहाँ पे मैंने बात करी डायबिटीज़ क्या है, ठीक है। डायबिटीज़ क्या है, मेंटेन कैसे होती है, ठीक है। इंसुलिन बनता कहाँ से है, कैसे सिक्रीट होता है, फिर आ गई टाइप ऑफ द डायबिटीज़, ठीक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा कि डायबिटीज़ टाइप 1 वालों में हमेशा इंसुलिन देना ही देना पड़ेगा, इनके लिए ड्रग्स का ऑप्शन है। अब इसी ड्रग की मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग हैं और कैसे कैसे वो काम करती हैं। तो ड्रग जो हैं, सबसे पहली बात, पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूँगा, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। ओरल का मतलब इसको हम गोली खाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन से भी होते हैं, उनको मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले ओरल का जो क्लासिफिकेशन है इसको मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो पहली कैटेगरी की जो ड्रग इसमें यूज करते हैं वो करती है इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन। इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन को बढ़ा रही है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा दे रही है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को नहीं, मतलब उसके उसको नहीं वो कर रही है, उसके मतलब सिक्रीशन को बढ़ाने का सिर्फ काम कर रही है, उसको इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करा पा रही है, ठीक है। तो मतलब टाइप 2 वाले में क्या होता है, इंसुलिन निकल तो रहा था, सिक्रेट तो हो रहा था, बट या तो कम मात्रा में हो रहा था या फिर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था। तो उसी कम मात्रा में अगर हो रहा है तो उसको इन्हेंस करने के लिए क्या करा, इस टाइप की ड्रग आती हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, दो तरह की आती है। KATP चैनल ब्लॉकर, एक कैटेगरी की ड्रग ये हो गई पहली चीज़। और दूसरी कैटेगरी की हो गई DPP-4 इनहिबिटर। डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज, ठीक है, 4 इनहिबिटर। तो KATP चैनल ब्लॉकर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा एक चीज़ कि कैसे कैसे इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था। KATP चैनल ब्लॉकर यही है, इसको ब्लॉक कर दे रही थी ATP, ठीक है। तो जितना ज़्यादा KATP चैनल ब्लॉक होगा, ये रास्ता ब्लॉक होगा, उतना ज़्यादा डीपोलराइजेशन, उतना ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा और उतना ज़्यादा इंसुलिन बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, इंसुलिन के प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्शन कह रहा हूँ, उसके सिक्रीशन को इन्हेंस कर दे रही है, ठीक है। तो ये हम ऐसी ड्रग देंगे जो KATP चैनल को ब्लॉक करे और डीपोलराइजेशन को बढ़ाए और कैल्शियम की एंट्री हो और इंसुलिन का सिक्रीशन हो। तो इसमें दो तरह के, दो कैटेगरी के इसमें ड्रग पड़ते हैं। एक पढ़ते हैं सल्फोनाइल यूरिएज, सल्फोनाइल यूरिएज पढ़ते हैं। और दूसरी जो ड्रग होती हैं वो होती है आपकी मैग्लीटेनाइट, मैग्लीटेनाइट। अब सल्फोनाइल यूरिएज को याद करने के लिए यहाँ पे एक याद करो आप, GST, यहाँ S से सल्फोनाइल यूरिएज है। जितनी भी ड्रग आती हैं वो मोस्टली G से ही होती हैं। एक ड्रग जो है वो T से है, वो है टॉलबुटामाइड, T हो गया टॉलबुटामाइड, S से क्या हो गया, सल्फोनाइल यूरिएज, और G से इसमें आ जाता है आपका ग्लिमिप्राइड, ग्लिमिप्राइड, ठीक, ग्लिपिजाइड, ठीक, ग्लिबेंक्लामाइड। मतलब सब में जी 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 आ रहा है, ठीक है। तो GS से ये और T से ये, T से एक ही ड्रग आती है, ठीक। GST याद कर लेना, ठीक।
इसके बाद आता है मैग्लिटनाइट। मैग्लिटनाइट में हमेशा ग्लिनाइट ग्लिनाइट लगाते हैं लास्ट में, ग्लिनाइट। तो इसमें दो ड्रग हैं, रैपा और नाटे, और दोनों के क्या करना है, ग्लिनाइट लगा देना है। रैपा ग्लिनाइट, नाटे ग्लिनाइट, रैपा नाटे ग्लिनाइट, ऐसे मैंने याद करा था अपने लिए। अच्छा, DPP-4 इनहिबिटर वाले जो हैं, इसमें लास्ट में क्या आती है, ग्लिप्टीन। ग्लिप्टीन वर्ड सब इसमें लगाते हैं सफिक्स। तो इसमें आता है सीटा विल्डा, विल्डा नहीं विला, सब सीटा विल्डा, सेक्सो एला और ग्लिप्टीन। ग्लिप्टीन तो लास्ट में जो इसका है सफिक्स वो है ग्लिप्टीन। ठीक, अब ये क्या करा कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाया ये ड्रग जो है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी की जो ड्रग हम यूज करते हैं वो क्या करती है, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब या तो सिक्रीशन को बढ़ा दो, या तो जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था बीटा सेल और टारगेट सेल के अंदर बीच में जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है इसको हटा दो। तो ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस में दो टाइप की ड्रग चलती हैं। एक चलती है बिगुआनाइड कैटेगरी की, बिगुआनाइड, और दूसरी जो ड्रग है वो है PPAR गामा एक्टिवेटर। तो बिगुआनाइड में जो ड्रग आती है वो होती है मेटफॉर्मिन। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, मेटफॉर्मिन दे करके पेशेंट को, ठीक है, टाइप 2 वाले को मेटफॉर्मिन। और इसमें जो आता है PPAR में वो होता है पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, PIO है, पायोग्लिटाजोन। ठीक, तीसरी टाइप की जो ड्रग आती है वो आती है रिटायर्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, रिटायर्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को कम करे तो मतलब ग्लूकोज कम बनेगा, इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो रिटायर्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन में जो ड्रग चलती है उसमें क्या होता है, जो कैटेगरी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में क्या क्या चलेगी, एस कार्बोज, एस कार्बोज क्या चली, एस कार्बोज। दूसरी क्या चली, वोग्लीबोज, वोग्लीबोज। ठीक है, तो एस कार्बोज और वोग्लीबोज ये क्या कर रहे हैं, तीसरा रिटायर्ड कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन करा रही। और चौथा टाइप की जो ड्रग है वो है मिसलेनियस ड्रग। ठीक है, तो मिसलेनियस ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें भी हम पढ़ते हैं दो टाइप की ड्रग। इसमें जो है दो टाइप की ड्रग पढ़ते हैं, उसमें है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और इसमें पढ़ते हैं डोपामीन D2 एगोनिस्ट, डोपामीन D2 एगोनिस्ट। तो डोपामीन D2 एगोनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है, ब्रोमोक्रिप्टीन। और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर में इसको SGLT2। ठीक है, तो इसमें आता है, इसमें लास्ट में सफिक्स लगती है ग्लिफ्लोजिन। तो डोपा और कैना, इसके आगे सफिक्स लगा ग्लिफ्लोजिन, ग्लिफ्लोजिन।
मतलब यही सारी जो ड्रग हैं घुमा फिरा के सारी ड्रग देंगे। पहला इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाए, इन्हेंस कर दे, उसमें दो तरह की ड्रग आती हैं। या फिर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उनको हटा दे, तो उसमें भी दो तरह की ड्रग आती हैं। तीसरा कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कर दे, जिसके नाते ग्लूकोज कम बने और ज़रूरत कम हो इंसुलिन की, उस टाइप की ड्रग दे दो। और मिसलेनियस में एक SGLT2 टाइप की, मतलब डोपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन, और डोपामिन D2 एगोनिस्ट में दे देंगे क्या हम, ब्रोमोक्रेप्टिन। तो डायग्नोसिस के बेसिस पे इन्हीं सारी ड्रग्स से हम क्या करते हैं कि जो ड्रग अप्रोप्रिएट होती है पेशेंट के लिए उसको हम देते हैं। तो लास्ट टॉपिक अब आप हम आ जाते हैं कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। पेशेंट हमारे पास OPD में आया, तो फिर डायग्नोसिस कैसे बनी कि इसको किस टाइप की डायबिटीज। तो बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई न्यू पेशेंट आया डायबिटीज़ का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 वाला पेशेंट है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 वाला पेशेंट है। अगर वो बच्चा है तो हमारा डायग्नोसिस पहुंचता है किसकी तरफ, डायबिटीज़ 1 की तरफ। और अगर एडल्ट है तो पहुंचता है किसकी तरफ, टाइप 2 की तरफ। बट हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर डायबिटीज़ टाइप 1 का है तो इसमें क्या रहता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा था, तो उन्हें बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। तो उनको कोई भी ड्रग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बोलते हैं कि भाई पहले आप अपनी डाइट कंट्रोल करो और साथ में आप इंसुलिन का इंजेक्शन लो। अब डाइट में उसे क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट को ही बस क्या करना है, कम करना है। ठीक, इसके बाद ये क्या होंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। डायबिटीज़ टाइप 2 का अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको बोलते हैं कि भाई अपनी डाइट कंट्रोल करो, प्लस एक्सरसाइज करो, क्योंकि भाई मोटे हो तुम, वेट को डाउन करो, और मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो ख़त्म कर रही थी, तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसको मेटफॉर्मिन। हमने बताया कि टाइप 2 वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा ओबीज लोग होते हैं, उनका वेट डाउन करना सबसे प्लस पॉइंट होता है। पहले यहाँ पे एक्सरसाइज मेंटेन करानी है उनकी, डाइट के लिए बोला है कि कार्बोहाइड्रेट को कम करो, ठीक है, और मेटफॉर्मिन खाते रहो। अब यहाँ से दो चीज़ें आ गई, या तो वो कंट्रोल हुए यहीं से प्राइमरी स्टेज में ही, और अनकंट्रोल हुए। ठीक, अब अनकंट्रोल वाली जो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन यहाँ से फिर बन जाती है। पहली चीज़ कि ये कोई अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कुछ कोई ख़ास तो नहीं है, आदमी देखने में क्या है, वेल नरिश्ड है या ओबीज है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आदमी जो है कोई सीवियर केस है, ठीक है, या ये कॉम्प्लिकेटेड, सीवियर का मतलब हो गया कि जैसे उसकी कोई सर्जरी हुई हो, जैसे इस टाइप के जो केसेस आते हैं तो वो क्या हो गए कि सीवियर केसेस की कैटेगरी में आते हैं, या फिर इसको कोई और कॉम्प्लिकेशन हो। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या, जैसे मान लो वो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई सर्जरी है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो वो आ जाते हैं इस कैटेगरी में। तो अगर वेल नरिश्ड है, अनकॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें हम फिर क्या बोलते हैं उसको कि भाई मेटफॉर्मिन तो चलेगी ही चलेगी, साथ में हम कोई वन ड्रग और दे देते हैं। अब वो वन ड्रग किस में से देते हैं, या तो हम सल्फोनाइल यूरिएज दें, या फिर मैग्लीटिनाइड, या फिर पायोग्लिटाजोन, और या फिर DPP-4 इनहिबिटर,
या फिर एक ड्रग और दे सकते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इन सारी ड्रग से, सल्फोनाइल यूरिएज से, मैग्नेटाइड से, पायोग्लिटाजोन से, या DPP-4 इनहिबिटर से, या फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर से साथ में कोई एक ड्रग चलानी ही पड़ेगी और साथ में उसे डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन बन गई। पहला चीज़ कि ये कंट्रोल हो गया, अच्छी बात है, या फिर कंट्रोल नहीं हुआ, अनकंट्रोल हो गया। जब अनकंट्रोल हुआ तो इसे फिर बुलाना है और फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। उसमें क्या क्या देना है, इसको मेटफॉर्मिन देना ही देना है, प्लस साथ में कोई 2 ड्रग्स। मतलब ये थर्ड स्टेज में, पहला स्टेज तो यहाँ से था कि मेटफॉर्मिन से ही कंट्रोल हुआ, दूसरे स्टेज में फिर हमने क्या किया, कोई एक ड्रग और ऐड करी, और तीसरे स्टेज में अगर पेशेंट है तो इसे 2 ड्रग देंगे। वो 2 ड्रग कौन कौन सी हैं, या तो सल्फोनाइल यूरिएज, एक ड्रग तो इसमें से देंगे कि सल्फोनाइल यूरिएज दे दिए, या फिर मैग्नेटाइड दे दिए, या फिर DPP-4 इनहिबिटर, एक ड्रग इसमें से देंगे। ठीक। और दूसरी ड्रग जो है वो या तो पायोग्लिटाजोन दो या फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दो। तो यहाँ पे 3 ड्रग, मेटफॉर्मिन चली, एक ड्रग कोई इसमें से और एक ड्रग कोई इसमें से। ठीक। अब क्या हुआ, ये फिर क्या हुआ, मान लो कंट्रोल होगा थर्ड स्टेज में, अब अपनी लास्ट स्टेज में है, तो अगर इन्हें कंट्रोल हो गया तो अच्छी बात है। अब नहीं कंट्रोल हुआ तो ये भाई साहब अब आ गए अपनी लास्ट स्टेज में, तो इन्हें क्या होगा कि इंसुलिन देना पड़ गया यहाँ पे। विदाउट इंसुलिन अब इनका काम नहीं चल पाएगा। साथ में ये मेटफॉर्मिन भी लेते रहेंगे। ठीक है। और ये ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इनके कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, डॉक्टर के डायग्नोसिस पर डिपेंड है, डॉक्टर के मतलब समझने से कि इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उस पर डिपेंड है। बट मेटफॉर्मिन चलती ही चलती है लोगों को। और यहाँ पे कोई एक ड्रग और चलेगी, सल्फोनाइल यूरिएज चल सकती है, या DPP-4 इनहिबिटर चल सकती है, या फिर इसमें और क्या चल सकती है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इनमें से कोई एक ड्रग और चलेगी। मतलब यहाँ पे भी इंसुलिन लेंगे ही लेंगे, मेटफॉर्मिन देना ही देना है, मतलब 90% में देना ही देना है। और यहाँ पे ये चल सकती है, नहीं भी चल सकती है। ये दोनों के साथ कंडीशन है, मेटफॉर्मिन के साथ भी है और इसके साथ भी। ठीक। तो ये रहा इस टाइप का केस। सीवियर वाले में अगर प्रेगनेंसी है, कोई सर्जरी हुई है, तो यहाँ से सीधे हम क्या कर लेते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि भाई आप इंसुलिन पे आ जाओ, और साथ में मेटफॉर्मिन देते हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से, और यहाँ से ये क्या होते हैं कि कंट्रोल हो जाते हैं, और ये भी यहाँ से कंट्रोल हो गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 को वो डिफ्रेंशिएट करो। टाइप 1 वाला है तो सीधी सी बात है, उसे इंसुलिन दे करके कंट्रोल कराना पड़ेगा। टाइप 2 के हैं तो उनमें डाइट, इसमें भी डाइट को मेंटेन करना है, डाइट को, एक्सरसाइज को। और पहली ड्रग दे देंगे उसमें मेटफॉर्मिन। अगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर हम देखते हैं कि अगर वो मान लो अनकॉम्प्लिकेटेड है, वेल नरिश्ड आदमी, थोड़ा सा हेल्दी है, और फिर या बहुत ज़्यादा ओबीज है, तो उस कंडीशन में फिर हम मेटफॉर्मिन के साथ कोई एक ड्रग चलाते हैं। पहली ड्रग जो चलेगी किसमें से चलेगी, या तो सल्फोनाइल यूरिएज चलेगी, या मैग्नेटाइड, पायोग्लिटाजोन, DPP-4 इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इनमें से कोई एक चला देंगे। अगर वो कंट्रोल हो गए तो ठीक है, नहीं कंट्रोल हुए तो फिर दिक्कत है। इसमें फिर मेटफॉर्मिन चलाएंगे, कोई 2 ड्रग चलाएंगे। 2 ड्रग में कौन कौन सी आती हैं, या तो सल्फोनाइल यूरिएज चलाओ, मैग्नेटाइड और DPP-4 इनहिबिटर में से कोई एक ड्रग रहेगी, और दूसरी ड्रग जो है वो पायोग्लिटाजोन और ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में से कोई एक ड्रग रहेगी। अगर यहाँ पे ये कंट्रोल हो गए, मतलब इनको जीवन दान मिला एक तरह से समझो। अगर नहीं कंट्रोल हुए तो फिर यहाँ पे इन्हें इंसुलिन पे उतरना पड़ेगा। इंसुलिन के साथ इन्हें मेटफॉर्मिन देना है या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है डॉक्टर की के ऊपर। ठीक है। और दूसरा चीज़ जो सल्फोनाइल यूरिएज है, DPP-4 इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इनमें से कोई एक ड्रग इनको देनी पड़ेगी, तब ये जा करके कंट्रोल होंगे। सीवियर केस में क्या था, कॉम्प्लिकेशन है, मान लो उनको प्रेगनेंसी है, या इन्फेक्शन है, या फिर
कोई सर्जरी करा रखी है उन्होंने, तो उन्हें सीधे बोलना है कि भाई आप इंसुलिन पे आ जाओ, साथ में मेटफॉर्मिन चलेगी ना चलेगी ये भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है उनकी कंडीशन के हिसाब से, और ये लेने के बाद ये कंट्रोल हो गए। तो मिला जुला के ये रही अपनी डायग्नोसिस, और ऐसे हम पेशेंट को डील करते हैं। ओके।